एस्केट की ज़ुबानी सुनिए ये कहानी स्कूल ऑफ मैजिक सीज़न 2। आज का जो टाइटल है वो है फायर स्कूल की फर्स्ट रैंक। आदर्श अवाक रह गए। क्या यह आदमी कुछ ज़्यादा ही गर्म स्वभाव का नहीं था? वह केवल एक अलग एलिमेंट में स्थानांतरित हो रहा था, फिर भी उसने उसे पूरे स्कूल के सामने कचरा कहा था। आदर्श ने शांति से जवाब दिया, जो कभी भी कमज़ोर जवाब नहीं होते थे। आदर्श को विश्वास नहीं होगा कि इस गोरिल्ला एलिमेंट डायरेक्टर ने उसका पीछे करने की शक्ति थी, क्योंकि डीन गिरीश ने प्रक्रियाओं में उसकी मदद की थी। सिर्फ इसलिए एलिमेंट डायरेक्टर उसके पीछे पड़े हैं। वेग रॉय ने अपनी भुएं उठाई। इस स्थानांतरण छात्र की उससे वापस बात करने की हिम्मत कैसे हुई? फायर स्कूल के प्रत्येक छात्र ने उनके साथ पूर्ण सम्मान के साथ व्यवहार किया, जिनमें टॉप 10 में वे शामिल थे जिनकी पृष्ठभूमि और शक्ति उत्कृष्ट थी। क्या आपको लगता है कि आप अच्छे हैं? वेग रॉय ने पूछा। बुरा नहीं है, कम से कम मैं कचरा नहीं हूँ, आदर्श ने उत्तर दिया। इस महीने परीक्षण समाप्त हो गया है। अपने आप को भाग्यशाली समझे। अगले महीने यदि आपकी रैंकिंग अभी भी 1000 से कम है तो आप अपने पिछले एलिमेंट पर वापस चले जाए। मैं यहाँ संसाधनों के वितरण का प्रभारी हूँ। मैं आपको इतनी आसानी से छूटने नहीं दूंगा। विक्रोही ने कहा। 1000? सर, मुझे लगता है कि आपने मुझे कम आंका है, आदर्श ने हंसकर कहा। इसे मुझे साबित करो, विग्रॉय ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श ने कहा, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने चारों ओर जांच की थी, लेकिन मेरे लिए फायर स्कूल थोड़ा सा निराशाजनक है। आदर्श कहते हैं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? चौड़ी आंखें करके विग्रॉय ने आदर्श से पूछा। आपने कहा था कि आप कूड़ेदान की भर्ती नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वे बहुत सारे हैं जो यहाँ कचरा है, या हो सकता है कि यही आपका मान हो? आदर्श ने जवाब दिया। आदर्श स्पष्ट रूप से आज अच्छे मूड में नहीं थे। न केवल लोगों ने दिन में उन 2 बार उसकी शक्ल पर शक किया, बल्कि एलिमेंट डायरेक्टर ने छात्रों के सामने उसे कचरा समझकर डांटा था। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? आदर्श मन ही मन सोचते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के विलन के रूप में जाने जाने वाले वह नए छात्रों के बीच प्रसिद्ध थे। डीन गिरीश के साथ उस पर नजर रखने के कारण यहाँ तक कि शिक्षक भी उसके प्रति मित्रवत थे और उसका सम्मान करते थे। आदर्श ने लोगों को मौखिक रूप से विस्मित करना बंद नहीं किया। उनके शब्दों ने तुरंत छात्रों के बीच एक बड़ी लहर पैदा कर दी। कई छात्र थे जो हॉल में कचरा कर रहे थे। कचरा मतलब जिनकी यहाँ जरूरत नहीं थी, कचरा ही उन्हें समझा जाता है फायर स्कूल में। शब्द किसी विशेष व्यक्ति पर निर्देशित नहीं थे, लेकिन वास्तव में यह पूरे फायर स्कूल और उसके सभी छात्रों को यहाँ कचरा कहा जा रहा था, आदर्श के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने एलिमेंटर डायरेक्टर को यह कहते हुए पूरी तरह से डांटा कि उनकी शिक्षण पद्धति भी कचरा थी। अचानक पूरे हॉल को ऐसा लगा जैसे वह किसी तबाही में बह रहा हो। अगर कोई अपनी निगाहों से आग बुझाने में सक्षम होता तो आदर्श अब तक जलकर राख हो गया होता। आग जलाने में अगर सक्षम होता आइस से, तो इस वक्त आदर्श जी राख बन चुके होते। आदर्श ने एलिमेंटर डायरेक्टर वेग रॉय को एक लंबे चेहरे के साथ देखा तो उसने बेबसी से कंधे उचकाए। शिक्षक वह था जिसने यह सब शुरू किया था। वो मुझसे केवल समझौता करने और उसके अधीन होने की अपेक्षा नहीं कर सकता। हांगजो में संकट के बाद आदर्श ने सीखा था कि यह निर्धारित करने वाले कारक की क्या वह किसी के प्रति विनम्र होंगे और उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे।
उच्च आयु या पद नहीं थे, बल्कि एक बुजुर्ग व्यक्ति से अपेक्षाकृत ज्ञान और सहनशीलता थी। वेग रॉय ने उसे सीधे डांटा था, जैसे उसने यहाँ आने से पहले बम खाया हो। वह कैसे जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद मिला था एहसान वापस नहीं कर सकता। ठीक है, आदर्श ने स्वीकार किया कि वह निंदनीय एलिमेंटल डायरेक्टर के बहुत शौकीन नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें अब कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं थी कि वह एलिमेंटल डायरेक्टर की बातें सुनते फिरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एलिमेंटल डायरेक्टर ने अपने दांत खींचते हुए दोहराया। ऐसा लगता जैसे उसके मन में आदर्श को खींच कर दूर ले जाने और उसे तमाचा मारने की ललक पैदा हो गई हो। हॉल एक बड़े हंगामे में डूबा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम बेकार स्थानांतरण छात्र हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कचरा कहने की? आओ अभी द्वंद्व युद्ध करते हैं। अगर मैं आपके सारे दांत तोड़ने में सफल रहा तो मैं 400वें स्थान पर अपना स्थान छोड़ दूंगा। मतलब 400 रैंक से अपनी स्थान छोड़ दूंगा और तुम्हें वो स्थान दे दूंगा। मैंने किसी को हमारे फायर स्कूल में अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने का साहस करते नहीं देखा। वह जीने से थक सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी दिमाग होना चाहिए कि वह क्या और कब किस जगह पे कह रहा है। मुझे यकीन है कि वह यहाँ केवल कुछ परेशानी पैदा करने के लिए है। जाओ, आप छात्रों के बीच टॉप 100 में स्थान पर है। आप उसे एक ही बार में क्यों नहीं उड़ा देते? मुझे उन जैसे ध्यान चाहने वालों से सबसे ज़्यादा नफरत है। छात्रों में से कुछ आदर्श को एक ही मुट्ठी से मारने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। कुछ पहले से ही उनके पास आए थे, उनसे मांग कर रहे थे कि वे सभी को प्रणाम करके माफी मांगे। हालांकि उनमें से ज़्यादातर सिर्फ एक ठंडी मुस्कुराहट पहने हुए थे। स्थानांतरण छात्र के हास्यास्पद शब्दों से बहुत परेशान नहीं हुए थे। उन्होंने इसे बस इग्नोर कर दिया। वह भी समझ में आ गया। हर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में के सीनियर कैंपस में दाखिला लेने में कामयाब हो गया था। उन्हें और परिपक्व होना चाहिए। केवल वे ही क्रोधित होंगे जो वास्तव में कचरा थे, या वह बहुत भंडी थे जो किसी को इतनी अज्ञानी होने की अनुमति नहीं दे सकते थे। किसी भी तरह अधिकांश छात्र आदर्श के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी थे। अजीब बात है, मैं पहले ही इतना बोल चुका हूँ, फिर भी वह अभी भी नहीं घूम रही। आदर्श बुदबुदाया, क्योंकि उसे सुर्खियों में रखा गया था। वही आकर्षक पीठ, वही खूबसूरत हेयर स्टाइल। आदर्श को पूरा यकीन था कि उसने सभी के दिल में बम के फ्यूज को प्रज्वलित कर दिया था। यहाँ तक कि अपेक्षाकृत शांत व्यक्तित्व वाले लोग भी अब उस पर एक नज़र तो जरूर डालेंगे। अंत में हिमांशी नाम की लड़की ने मुड़कर भी नहीं देखा। इस बीच टॉमबॉय शिवानी उसे अविश्वास से देख रही थी। उसकी आंखें बस कहने की कोशिश कर रही थी, क्या यह आदमी पागल है? हिमांशी को आदर्श से कोई शिकायत नहीं थी। वास्तव में उसकी दयालुता वास्तव में स्थानांतरण छात्र को जल्दी से जल्द फायर स्कूल छोड़ने का आग्रह करने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो उन्हें छात्रों के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। शांत हो जाओ सब। हॉल में वेग रॉय की आवाज गूंजी। उसकी जलती हुई आंखें आदर्श को घूर रही थी। हर कोई उनके शरीर से तेज तेज ऑरा महसूस कर सकता था। हॉल तुरंत शांत हो गया। केवल सभी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के फायर स्कूल में है। मैं वेग रॉय ने बहुत सारी महान प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझसे इस तरह बात नहीं की जैसे आपने की। बहुत अच्छा, मैं देखूंगा कि तुम्हारी आस्तीनों में क्या रखा है। प्रत्येक छात्र के परिणाम लीडर बोर्ड पर सूचीबद्ध है। फर्स्ट रैंक से 1049 रैंक तक, वेग रॉय ने दृढ़ स्वर में कहा। जब वेग रॉय बोल रहे थे तो एक
भी छात्र ने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। उनकी तेज आवाज की तरह हॉल में उनकी उपस्थिति गूंज उठी थी। वेग रॉय ने छात्रों की ओर देखा और कहा, अमित, खड़े हो जाओ। भीड़ के बीच एक लड़का जो काफी डरपोक लग रहा था धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसका नाम लिया जा रहा था तो वह गर्व महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह छिपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हो। वह फायर स्कूल में लास्ट रैंक पर था। वेग रॉय ने आदर्श से कहा, रणधीर, खड़े हो जाओ, अब तुम्हारी पारी है। वेग रॉय ने कहा। हॉल की आखिरी पंक्ति में एक आदमी जो काफी उदासीन लग रहा था नीचा से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उन्होंने एक मुस्कान ओढ़ रखी थी जो उनके गौरव को जरा भी नहीं छिपा पा रही थी। वह अमित नामक छात्र के बहुत विपरीत था। वेग रॉय ने रणधीर की ओर इशारा करते हुए आदर्श से कहा, वह फर्स्ट रैंक पर है। एस्केट की जुबानी स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। टाइटल है हद से ज्यादा। वेग रॉय ने बोलते हुए अमित से रणधीर की ओर अपनी निगाहें घुमाई। उनके बीच का अंतर केवल प्रतिभा, पृष्ठभूमि, मेहनती या भाग्यों के कारण नहीं था, बल्कि अंतहीन प्रतिस्पर्धा। जब 1147 छात्रों को समान शुरुआती बिंदुओं के साथ इकट्ठा किया गया था, यहाँ बात सिर्फ ताकत की नहीं है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट और आखिरी रैंक के बीच ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आप अयोग्य मानते हैं, तो मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको इस महीने 100 रैंक पर रखूँगा, बस आपको यह बताने के लिए कि उस रैंक पर फायर स्कूल का एक छात्र हर दिन कितना दबाव झेल रहा होता है। वेग रॉय ने भारी लहजे के साथ कहा। जब उन्होंने एलिमेंट डायरेक्टर को बेहद गंभीर देखा तो आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुरंत जज किए जाने का बहुत शौक नहीं था। हमें आपस में खंजर से भिड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फायर स्कूल में किसी भी खाली बात की अनुमति नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ सिखाया है वे बेकार है, तो मैं चाहता हूँ कि जब आप उनसे हार जाए तो आप खुद को देखें। वेग रॉय ने आदर्श को जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। आदर्श के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि एलिमेंटरी डायरेक्टर इतना जिद्दी हो रहा था। वह केवल इस बात को लेकर असमंजस में था कि गोरिल्ला उसे 100 रैंक पर क्यों रख रहा है। वेग रॉय ने मामले पर अधिक समय खर्च करने की जहमत नहीं उठाई। उसे 1 महीने में परिणाम पता चल जाएगा। मैजिक टूल्स का वितरण करने से पहले उन्होंने महीने के लिए छात्रों की रैंकिंग की घोषणा करना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह आदर्श लोगों को भड़काने में कामयाब रहा। सभी का ध्यान आकर्षित करने के बाद वह काफी संतुष्ट था। उसने अपने सामने टॉम बॉय शिवानी के कंधे पर थपथपाया और पूछा, क्या आपको लगता है मेरे द्वारा ट्रिगर करने के बाद गोरिल्ला का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया होगा? वह मुझे 100 रैंक पर क्यों रखेगा? ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ टूल्स मिलने वाले हैं। शिवानी ने अपनी आंखें घुमाई और सोचा, तो यह आदमी आखिर बेवकूफ ही है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि उच्च रैंक वाले आरामदायक जीवन जीते हैं? उन्हें अपने से नीचे रैंक वालों की अंतहीन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। आपकी रैंक जितनी ऊंची होगी, आपको उतनी ही अधिक चुनौतियां दी जाएगी। कोई आप पर आसानी से नहीं जाएगा, भले ही आपकी ऊर्जा समाप्त हो गई हो। जब तक वे आपको एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो आपको अपनी रैंक उस व्यक्ति के साथ बदलनी होगी जिसने आपको हराया था। आमतौर पर एक स्थानांतरण छात्र के रूप में, यदि आपके पास कुछ क्षमता है तो आप बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना आसानी से रैंक कर सकते हैं। आपके अस्तित्व पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। फिर भी आपने सबसे खराब संभव विकल्प बनाया है। उन लोगों की संख्या के बारे में सोचें जो
अब आपको पीटना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में और अधिक समय तक रह पाएंगे। मैं इसके बजाय एक अलग स्कूल में स्थानांतरित करने का सुझाव देती हूँ, नहीं तो तुम एक भयानक मौत मरने वाले हो। शिवानी ने ईमानदारी से सोचा कि आदर्श अपने किए गए कार्यों के बारे से होने वाली परेशानी के बारे में पूछ रहा होगा। यह देखते हुए कि नेक्स्ट मंथ में उसे बहुत पिटना पड़ेगा, शिवानी ने उसे एक सलाह देने के अलावा और कुछ नहीं किया और न ही वो कुछ कर सकती थी। लानत है, तो यह है रैंकी के नियम। मुझे चुनौतियों को स्वीकार करना है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आराम करने का कोई मौका दिए बिना मुझे एक गैंग के द्वारा पीट दिया जाएगा? आदर्श ने चौंक कर पूछा। आप सही स्थिति जाने बिना बड़ी बात करने की हिम्मत क्यों करते हैं फिर? अब देवता ही तुम्हें बचा सकते हैं। आदर्श ने अपने हाथों को रगड़ा क्योंकि उन्हें अचानक थोड़ा परेशानी महसूस होने लगी। उन्होंने निश्चित रूप से इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह आज केवल लीडर बोर्ड के बारे में जानता था, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि रैंकिंग चुनौतियों के माध्यम से निर्धारित की गई थी। वह उन दिनों की कल्पना कर सकता था जब छात्र अगले महीने के लिए मजे से सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, कुछ चूजों के साथ डेटिंग कर रहे होंगे और वह मेहनत करता दिख रहा होगा। हो सकता है वह डीन गिरीश से मिले और उसे लाइटनिंग एलिमेंट में स्थानांतरित करने के लिए गए। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह फायर एलिमेंट में ज़्यादा दिनों तक टिक सकता है। आदर्श काफ़ी मजबूत था, लेकिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना वह संभवतः स्कूल के हर छात्र को नहीं हरा सकता था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के सीनियर कैंपस में कई एक्सपर्ट्स थे। केवल इंटरमीडिएट मैजिशियनों को ही यहाँ नामांकन करने की अनुमति थी। इसके अलावा सीनियर कैंपस में कई छात्रों ने इंटरमीडिएट स्तर की हाई लेवल हासिल कर लिया था। निश्चित रूप से उनमें से कुछ के पास सोल सीड्स भी होंगे। ताकत के मामले में रणधीर वास्तव में उससे कमज़ोर नहीं था और उसके उपकरण उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा थे। यहाँ तक कि उनके पास विंग मैजिकल इक्विपमेंट जैसा कुछ शानदार था। तो 100 सीड की तो बात ही छोड़ दे। अगर ऐसे छात्र मौजूद होते जो उससे ज़्यादा मजबूत होते तो उनसे निपटना आदर्श के लिए सच में बहुत मुश्किल होने वाला था। तो अगर मैं 100 रैंक पर हूँ तो इसका मतलब यह है कि टॉप 100 में स्थान पाने वाले मुझे चुनौती नहीं देंगे? आदर्श ने पूछा। आदर्श ने मान लिया था कि केवल टॉप 100 में स्थान पाने वाले ही उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो आपसे कम रैंक वाले हैं उन्हें चुनौती देने की जहमत कौन उठाएगा? चुनौती जीतने के बाद ना केवल वे अपनी रैंकिंग में सुधार नहीं कर सकते बल्कि यह उनकी ऊर्जा की बर्बादी भी होगी। शिवानी ने आदर्श को समझाया। ओह, यह बेहतर लगता है। आदर्श ने राहत की सांस ली कि टॉप 100 से ऊपर वाले रैंक वाले 1 to 99 रैंक वाले उसे चुनौती नहीं देने वाले। यह बहुत ही अच्छा है। ये क्या कर रही हूँ मैं? इसके अलावा क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम मुझसे सवाल क्यों पूछते रहते हो? मुझसे दूर रहो पागल। जब शिवानी को अचानक कुछ एहसास हुआ तो वह गुस्से से बोली। आदर्श मुस्कुराया। यह काफी दिलचस्प थी। सभा के बाद आदर्श आसानी से बारूद की तेज गंध सूंघ सकता था। सौभाग्य से वह पहले भाग गया था। अकेले छात्रों की निगाहें उसे जलाकर राख करने के लिए काफी थी। मैंने सोचा था कि वह बड़ा शॉर्ट सर्किट है, लेकिन वह भी कायर की तरह दौड़ता है। शिवानी ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ आदर्श को भागते हुए देखा। हिमांशी ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में आदर्श भागे थे और धीरे से कहा, उसका नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। आप उसे जानते हैं? शिवानी ने हैरानी से हिमांशी से पूछा। वह जिस हिमांशी को जानती थी वह स्कूल के लीडर बोर्ड पर टॉप 10 प्रतिभाओं को भी नहीं जानती होंगी। वह उस लड़के का नाम क्यों याद रखेंगी?
शिवानी ने अपना सिर हिलाया और पूछा, पर हिमांशी ने अपना चली गई और चुप हो गई। एलिमेंटल डायरेक्टर के जाते ही पूरे हॉल में विस्फोट हो गया। लोगों के समूह वहां पहुंचे जहां आदर्श बैठे हुए थे। धिक्कार है, वो भाग गया है। वो कब गया? तुम लोग उसके पास बैठे हो, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हमें पता नहीं चला कि वह कब चला गया। क्या फर्क पड़ता है अगर वह चला गया? चलो उसे चुनौती देंगे। वो वर्तमान में टॉप 100 पर है। हम में से 10 में से 9 उसे आसानी से हरा सकते थे। उसके पास हमसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जब तक कि वह मैजिकल टूल्स को सौंपने को तैयार ना हो, झाओ ने ढंढेपन से कहा। धिक्कार है, वह झाओ स्थानांतरण छात्र के आने से पहले 100 रैंक पर था। 100 रैंक और 100 रैंक फर्स्ट के लिए दिए गए टूल्स के बीच बहुत महत्वपूर्ण अंतर था। झाओ को गुस्सा आ रहा था कि उसे एक रैंक नीचे धकेल दिया गया, जिसके कारण उसे संसाधन मैजिकल टूल्स भी कम मिलेंगे। इसलिए उसके मन में आदर्श के प्रति द्वेष जाग गया। सॉन्ग, तुम उस बच्चे को सबक क्यों नहीं सिखाते? आप कुछ प्रतिष्ठा भी अर्जित करेंगे। फायर स्कूल में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। अगर हम सबसे अलग नहीं होंगे तो हमारे गोल्डन फायर क्लब के अस्तित्व के बारे में कौन जानेगा? मुझे 100 या उससे कम रैंक वाले लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, सॉन्ग नाम के व्यक्ति ने कहा। वैसे क्या नए छात्रों के बीच डेमन किंग उपनाम वाला कोई आदर्श नहीं हुआ करता था? यह आदमी बहुत ही स्वैगी है ना? क्या वह यही है? मुझे लगा कि आदर्श की मौत तब हुई जब वह एक्सचेंज प्रोग्राम पर गए थे। मुझे नहीं लगता कि वे एक ही व्यक्ति है। वो आदर्श समन करने वाले एलिमेंट से है। अरे हाँ। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।